Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We have finished our third chapter and that is the enzymes. And in our last lecture, we revised the whole chapter and we discussed the summary of this chapter. Today we'll do the exercise. Let's start. The first question is, state whether each of the following statements is true or false. Then correct the false statements. Revise the relevant sections if you got the answer wrong or are unsure of the concepts. चलें जी, पहले देखते हैं हम फर्स्ट स्टेटमेंट को. ठीक है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है. एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स मेनली मेड ऑफ फैट्स. हाँ जी बताएं, दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट और ट्रू स्टेटमेंट. आप अगर इस पर गौर करें तो दिस इज़ false statement because look at this. Here this is written that the enzymes are fats in nature. ये wrong है. अगर आप इसकी जगह यहाँ लिखते हैं protein, then it will become the right statement. ठीक है, true statement बन जाएगी. Enzymes are biological catalysts mainly made of protein. B है, enzymes work by raising activation energy. दिस इज़ आल्सो फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज एंजाइम कैसे वर्क करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं. ठीक है, सो एंजाइम्स वर्क बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी. सी है, एंजाइम्स स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस वाइल रिमेनिंग केमिकली अनचेंज्ड. दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट. डीनेचुरेशन इंक्रीजेज एंजाइम एक्टिविटी. ये तो आपको पता है कि दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि जो डीनेचुरेशन होती है उसमें तो एंजाइम बिल्कुल जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, नॉन फंक्शनिंग हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ क्या आएगा, डीनेचुरेशन डिक्रीजेज एंजाइम्स एक्टिविटी. ओके, नाउ कम टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस. यहाँ देखें बेटा, MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इनको हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, पहला सवाल है हमारा, एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड अ प्रोटीएज डाइजेस्टेड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन 2 पॉलीपेप्टाइड्स. अब हमारे पास एक एंजाइम है दैट इज़ प्रोटीएज. टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, और क्या कर रहा है वो कि इसने 1 ग्राम जो है प्रोटीन की वो इसने डाइजेस्ट की है. ठीक हो गया, और उसको पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट किया है. नाउ द क्वेश्चन इज़, हाउ मच प्रोटीन वुड बी डाइजेस्टेड विद इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इफ़ द एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी बाकी सब कुछ हम वैसे ही रख रहे हैं, अमाउंट एंजाइम की नहीं चेंज कर रहे, सबस्ट्रेट भी वैसे ही पड़ा हुआ है. सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि अब इस एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करेंगे और हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय हमने टेम्परेचर क्या कर दिया है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड. अब वो कह रहा है कि अब आप ये बताएं कि हाउ मच प्रोटीन विल बी डाइजेस्टेड, अमाउंट कितनी होगी. 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम अमाउंट थी, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी अमाउंट होगी. ए ऑप्शन है 0.15 ग्राम, बी ऑप्शन है 0.25 ग्राम, सी ऑप्शन है 0.5 ग्राम और डी ऑप्शन है 2 ग्राम. ए, बी और सी तीनों ऑप्शंस जो हैं ये 1 ग्राम से कम हैं. ठीक है, तो अगर हमें ये पता है कि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसका रेट इंक्रीज़ कर जाता है. सो अगर 10 डिग्री से हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लाते हैं तो अमाउंट डेफिनेटली 1 ग्राम से इंक्रीज़ करेगी. और जो इंक्रीज़ वाली ऑप्शन है वो सिर्फ ये वाली डी ऑप्शन है. ठीक है, बाकी क्वांटिटीज़ जो हैं वो 1 ग्राम से लेस हैं बाकी ऑप्शंस में. सो आवर राइट ऑप्शन इज़ द डी ऑप्शन, दैट इज़ द 2 ग्राम. Question number 2. A petri dish was filled with agar jelly containing starch. अब ये एक petri dish है, इसके अंदर हमने जेली फिल की हुई और जेली को जब हमने बना रहे थे तो उसके दौरान हमने उसके अंदर स्टार्च को ऐड कर दिया हुआ है. ठीक है, अब ये जो जेली हमने पेट्री डिश में डाली है इट हैज़ स्टार्च इन इट. अब हमने क्या करना है कि इस जेली के अंदर 4 होल्स बनाने हैं. ठीक है, 4 होल्स वर कट इन द जेली. ईच होल वॉज फिल्ड विद द सब्सटेंस शोन इन द डायग्राम. अब देखें, जो ए होल है उसके अंदर हमने डिस्टिल वाटर ऐड कर दिया,
जो बी होल है उसके अंदर हमने एंजाइम एमाइलेज ऐड किया, लेकिन साथ में हमने एसिड ऐड कर दिया उसके, ठीक है। एमाइलेज एंजाइम जो है दिस इज स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम। सी में हमने सिर्फ और सिर्फ एमाइलेज सॉल्यूशन ऐड किया है, और डी के अंदर हमने बॉइल्ड एमाइलेज को ऐड कर दिया है, दिस इज़ बॉइल्ड एमाइलेज। सबसे पहले आप इन ऑप्शंस में से देखें कि हमने क्योंकि पेट्री डिश के अंदर जो एगर किया है उसमें ऐड किया है हमने स्टार्च, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि ये जो 4 होल हमने बनाए हैं इनमें से किस होल में वो मटेरियल प्रेजेंट है जो स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकता है, जो स्टार्च को सिंप्लीफाई कर सकता है, कौन सा। अब देखो सबसे पहले ए में है डिस्टिल वाटर, इट कैन नॉट डाइजेस्ट स्टार्च क्योंकि दिस इज़ नॉट एंजाइम। बी में अगर हम देखें एमाइलेज है, लेकिन इसमें हमने एसिड ऐड कर दिया है। जो एमाइलेज है ये बेसिक मीडियम इसको रिक्वायर्ड होता है इसकी एक्टिविटी के लिए। आपने इफेक्ट ऑफ पीएच पढ़ा है ना, हर एंजाइम की अपनी अपनी स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच होती है। एमाइलेज की ऑप्टिमम पीएच जो है वो बेसिक है, ठीक है। तो वो एसिड अगर हम ऐड करेंगे तो एमाइलेज बिकम इनएक्टिव। सो बी पेट्री डिश जो है एमाइलेज होने के बावजूद दिस एमाइलेज इज़ इनएक्टिव एंड इट कैन नॉट डाइजेस्ट द स्टार्च। सी में देखें ओनली एंड ओनली एमाइलेज सॉल्यूशन इज़ प्रेजेंट एंड दिस इज़ कोई और चीज़ ऐड नहीं है, इट्स मीन कि ये एक्टिव है और ये स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकता है। बॉइल्ड एमाइलेज, बॉइलिंग मीन हाई टेम्परेचर, तो ये एंजाइम्स को, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन नेचर होते हैं तो ये डी नेचर कर देते हैं एंजाइम्स को। अब जो बॉइल्ड एंजाइम्स होंगे वो डी नेचर होंगे एंड दे विल बी इनएक्टिव, तो वो डाइजेशन नहीं कर सकेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, हमने जो गिवन हमें डाटा था उसके मुताबिक हमने एक माइंड में अपने एक पिक्चर बना ली है। Now the question is each hole was filled with the substance shown in the diagram, वो हमने कर लिया। After 30 minutes iodine solution was poured over the jelly, हमने 30 मिनट के बाद आयोडीन सोल्यूशन जो है वो जेली के ऊपर ऐड कर देना है, ठीक है। Which hole has the largest yellow brown region surrounding it, कौन सा होल ऐसा होगा जिसके इर्द गिर्द येलो कलर का रिंग जो है वो अपीयर होगा जब हम आयोडीन का सोल्यूशन ऐड करेंगे। अब देखें आयोडीन, अगर हम देखें आयोडीन टेस्ट में क्या होता है जब हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आयोडीन टेस्ट, अगर तो स्टार्च है तो आयोडीन का कलर क्या हो जाएगा, यानी जो ही हम स्टार्च के सैंपल के अंदर या स्टार्च के ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो उसका कलर जो है वो ब्लूइश ब्लैक हो जाता है। एंड इफ़ देयर इज़ नो स्टार्च, ठीक है, तो उसका कलर क्या रहता है, ब्राउन ही रहता है, क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन ब्राउन कलर का होता है। तो अगर स्टार्च नहीं है और हम किसी भी चीज़ के ऊपर जिसमें स्टार्च नहीं है उसमें हम आयोडीन ऐड करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो ब्राउन ही रहेगा। लेकिन अगर हम स्टार्च ऐड करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अब देखें हमने इस पूरी पेट्री डिश के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन को पोर किया। अब जहाँ जहाँ स्टार्च प्रेजेंट होगी वो सारा एरिया ब्लू हो जाएगा और जहाँ स्टार्च नहीं होगी वो एरिया जो है वो ब्राउन ही रहेगा। अब क्वेश्चन है विच होल हैज़ द लार्जेस्ट येलो ब्राउन रीजन सराउंडिंग इट, कौन सा ऐसा है जिसके ऊपर येलो रीजन होगा। तो बेटा ये जो सी है इसके इर्द गिर्द यहाँ येलो ब्राउन एरिया जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक हो गया। और जो बाकी सारा है, बाकी सारे में क्या होगा, बाकी हर जगह ऐसे नीला रंग जो है वो आयोडीन के ऐड करने से ये सारा ब्लू हो जाएगा, ब्लूइश ब्लैक। अब ब्लूइश ब्लैक कलर नहीं मेरे पास तो इसलिए मैं ये ब्लू की इंडिकेशन दे रही हूँ, ठीक है। और जो हमारा रिंग सी है उसके इर्द गिर्द जो है वो येलो एरिया, क्योंकि यहाँ पर एमाइलेज एक्टिव था उसने स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया। अब इस इर्द गिर्द सी होल के इर्द गिर्द स्टार्च प्रेजेंट नहीं है और जब हमने आयोडीन ऐड किया तो वो जो है उसने उस एरिया को ब्लू नहीं किया और वो ब्राउन ही रहेगा क्योंकि वहाँ पर डाइजेशन हो गई हुई है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ हमारा क्या है, विच ग्राफ ऑफ द प्रोडक्ट
which graph shows the changes in the concentration of the product in an enzyme controlled reaction। 4 ग्राफ इन्होंने हमें दिए हैं A, B, C and D। These are 4 graphs। इन ग्राफ्स में उन्होंने जो x एक्सिस है उसके अलॉन्ग टाइम लिया है और जो y एक्सिस है उसके अलॉन्ग कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि इन ग्राफ्स में से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कि सही ग्राफ है, जो शो कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन एन एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन। अब अगर हम यहाँ देखें तो एक ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि जूं टाइम इंक्रीज़ करेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, फिर उसके बाद एक ख़ास लेवल तक जाके प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कांस्टेंट होकर तो रेट कांस्टेंट रेट पर कंटिन्यू रहता है। ठीक है, बी ग्राफ कहता है कि जूं टाइम ज़्यादा होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिड्यूस होती जा रही है। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जब हमने एंजाइम ऐड किया है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो टाइम्स के बाद ज़्यादा होगी, ज़्यादा प्रोडक्ट हमें हासिल होगा। और जो सी ग्राफ है वो हमें ये बता रहा है कि जी इनिशियली तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन थोड़ी देर के बाद ये कम हो जाएगा। टाइम ऐसे नहीं होता, जो हम कोई एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन करते हैं 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट के बाद, आफ्टर 5 मिनट 6 मिनट हमें प्रोडक्ट ज़्यादा हासिल हो रहा है। ठीक है, वो तो ये कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें या पीएच को चेंज करें तो फिर उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी फॉल करेगी, लेकिन अगर हमने टेम्परेचर पीएच कांस्टेंट रखी हुई हैं तो क्या होगा कि हम जूं टाइम आगे प्रोसीड करेंगे हमें प्रोडक्ट ज़्यादा हमारे पास कलेक्ट होती जाएगी और इन द एंड हमारा सारा सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी हमारी, सी वाला ग्राफ भी गलत है। डी है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ कहा हुआ है जी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है और फिर डिक्रीज़ होती है और फिर कांस्टेंट। दिस इज़ आल्सो रॉन्ग। सो जो हमारा ग्राफ ए है, ठीक है, ये सही हमें बताता है, ये सही ग्राफ है जो कि हमें प्रोडक्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन को बताता है इन एन एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन। ठीक है बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? एमसीक्यूज़ बस इतने ही थे इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हमारे कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है वाई आर एंजाइम सो स्पेसिफिक इन देयर एक्शंस। तो बेटा आपको पता है, मैंने स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम आपको पूरी पढ़ाई है। स्पेसिफिक इसलिए होते हैं बिकॉज एंजाइम्स के ऊपर होती हैं एक्टिव साइट्स, और एक्टिव साइट्स की एक ख़ास स्पेसिफिक शेप होती है क्योंकि वहाँ पर एक ख़ास सीक्वेंस से, ख़ास पैटर्न से अमाइनो एसिड्स अरेंज होते हैं। अब जो शेप एक्टिव साइट की होगी उसका ही कॉम्प्लीमेंट जो सबस्ट्रेट होगा, सिर्फ ये एंजाइम उसके साथ एक्ट कर सकता है, उसके रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है और किसी सबस्ट्रेट के साथ ये कंबाइन नहीं कर सकता। तो आपने वो टॉपिक रीड करके तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिख देनी है। नेक्स्ट है स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो हमने एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर यूज्ड इन सम वॉशिंग पाउडर्स। The stain on your clothes caused by organic matter such as sweat, blood, curry and plant material consist of large molecules, often proteins and fats. These large molecules do not dissolve easily in water. जब हमारे कपड़ों के ऊपर कुछ स्टेन लगता है, जैसे सालन गिर गया है या हम मड में गए, बाहर ग्रास के ऊपर गिर गए हैं हम, तो वो स्टेन लग जाता है, तो उनके अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दीज आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। अब जब हम नॉर्मल डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं तो उनकी एक्टिविटी और उन स्टेन्स को रिमूव करना बिकम लिटल बिट डिफ़िकल्ट। तो हम क्या करते हैं कि हम जो एक नई आई हुई प्रोडक्ट, उसे हम कहते हैं ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उनमें क्या है कि हमने डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड कर देते हैं हम उन डिटर्जेंट्स के अंदर, उनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स हैं ये। उन बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में हमने एंजाइम्स को ऐड किया होता है। ठीक है, अब वो एंजाइम जो हैं, जब हम अपना स्टेन वाले जो क्लॉथ्स हैं उस सर्फ में, उस डिटर्जेंट के अंदर डिप करेंगे, तो जो एंजाइम प्रेजेंट हैं वो जाकर ये जो हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे फ़ैट है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, इनको डाइजेस्ट करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। और जो सिंपल प्रोडक्ट्स होती हैं, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं और वो आराम से सर्फ वाले पानी में हल हो जाएंगे। और जब हम इन क्लॉथ्स को वॉश करेंगे पानी से तो वो साथ में बह जाएंगे, फ्लो ऑफ हो जाएंगे सारे के सारे, और हमारा जो क्लॉथ है वो नीट एंड क्लीन और स्टेन फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करते हैं। इन बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स को
इनके जब ये हम इनको यूज़ करते हैं तो उनके साथ एक हमारे आप कह लो कि हमें केयर करनी पड़ती है कि हम अपने पानी का टेम्परेचर जिसमें हम अपने क्लॉथ्स को वॉश कर रहे हैं दैट शुड नॉट बी मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 45 से या 40 डिग्री से कम टेम्परेचर पर हमने उन क्लॉथ्स को वॉश करना है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो क्योंकि हमारे डिटर्जेंट के अंदर एंजाइम ऐड हैं तो वो एंजाइम हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने रिसर्च की है और उन्होंने डिटर्जेंट्स में वो एंजाइम इस्तेमाल किए हैं जो कि अब ये नई डेवलपमेंट है कि वो एंजाइम यूज़ किए हैं उन्होंने कि जो कि हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, मींस दे आर थर्मोस्टेबल। अब वो कौन से एंजाइम्स हैं? उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से या उन आप कह लो कि ऑर्गेनिजम्स में से जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग में रहते हैं, गर्म पानी के चश्मों में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स से ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग, फैट डाइजेस्टिंग और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को निकाल के और उन एंजाइम्स को हम ये बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ऑर्गेनिज़म क्योंकि नेचुरली ही गर्म पानी के चश्मों में रहते हैं तो उनके अंदर जो एंजाइम हैं वो उनके अंदर ऐसे वो अडेप्टेड एंजाइम्स हैं और उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं। तो हम आम कॉमन ऑर्गेनिजम्स जो कि ये आम ऐसे नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के एंजाइम्स को डिटर्जेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करने की बजाय हम जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि 70 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, हम उन ऑर्गेनिज्म से, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंजाइम्स को आइसोलेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको डिटर्जेंट बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर अगर हम वो डिटर्जेंट्स यूज़ करेंगे तो फिर हम जिस पानी में अपने कपड़े धो रहे हैं, अपने कपड़े वॉश कर रहे हैं, हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि यूजुअली जो डर्ट होती है क्लॉथ के ऊपर ये आप कह लो या कुछ स्टेन्स वगैरह होते हैं ये ठंडे पानी से नहीं धुलते हैं, हमें पानी थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी डिटर्जेंट बनाने वाले हैं, जो डिटर्जेंट कंपनीज़ हैं, उन्होंने एंजाइम्स कौन से इस्तेमाल किए हैं? उन बैक्टीरियाज़ के और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स में उन वहाँ पर रहते हैं वो। ठीक है, उनकी हैबिटेट वो है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन रीड करके आपको बता देती हूँ, लेकिन जो मैंने आपको भी समराइज़ किया है ये सारी इसी के अकॉर्डिंग इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हुए हैं। दिस इज़ योर होम टास्क। ठीक है, ये आपका क्या है? दिस इज़ योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 आपने इसको अटेम्प्ट करना है, इसको रीड करना है। मैंने आपको थोड़ा सा उसका ब्रीफ सा समराइज़ कर दिया है उसका, आपने इसको रीड करके तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं दोबारा से रीड आउट कर रही हूँ इसको। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर यूज्ड इन सम वॉशिंग पाउडर्स। द स्टेन्स ऑन योर क्लॉथ्स कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक मैटर सच एज स्वेट, blood, curry and plant material consist of large molecules, often proteins and fats. These large molecules do not dissolve easily in water. एक क्वेश्चन है अब, हाउ वुड डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प टू क्लीन क्लॉथ्स विद प्रोटीन एंड फैट्स ऑन देम? आपने ये बताना है कि कैसे ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये हेल्प करते हैं प्रोटीन और फैट को रिमूव करने के लिए क्लॉथ के ऊपर से। बी, इट इज़ रिकमेंडेड ऑन द पैकेट ऑफ द बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर दैट क्लॉथ्स बी वॉश्ड एट लो टेम्परेचर, यानी कि लेस देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड। वाई? मैंने अभी आपको जब इसको ब्रीफ किया तो मैंने आपको इसका जो है वो बताया है आपको। Not all the dirt on clothes is made of protein or fat. For example, the oil from a bicycle chain. To get rid of this sort of dirt, cloths need to be washed at much higher temperature. अब जो ग्रीस लगी हुई होती है उसको अगर हम आम टेम्परेचर पर वॉश करें तो वो नहीं रिमूव होती, हमें उसको रिमूव करने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। What problem would this cause if you were washing with the biological powder? अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो हम क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे अगर हम बायोलॉजिकल पाउडर यूज़ कर रहे हैं? तो ये भी मैंने आपको अभी ब्रीफ किया है। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम हमें सी सेक्शन में फेस करनी पड़ेगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डी क्या है? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल बायोलॉजिस्ट्स स्टडीड द एंजाइम ऑफ सल्फर बैक्टीरिया दैट फ्लरिश इन हॉट स्प्रिंग्स। Here the water temperature is often close to the boiling point. Why would using enzymes from these organisms make a better biological washing powder?
ठीक है, स्टेटमेंट को समझें कि हम अगर इन बैक्टीरियाज़ में से एंजाइम निकाल कर, जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग में रहते हैं, अगर हम उनको अपने वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल करें तो इसका क्या फ़ायदा है, हमें हमें क्या बेनिफिट है इसका, हमारे लिए ये कैसे यूज़फुल है। ठीक हो गया। 4 क्वेश्चंस हैं ये, आपने इन 4 क्वेश्चंस के आंसर जो हैं उनको अटेम्प्ट करके तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, दिस इज़ योर टुडेज़ टास्क, और ये कल तक मेरे पास ज़रूर पहुंच जाने चाहिए। दिस इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द ओ लेवल C1। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चंस में डिस्क्राइब हाउ एन एंजाइम वर्क। तो इसमें बेटा यही है कि एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, और उसके बाद आपने इसका जो लॉक एंड की मॉडल है और इंड्यूस्ड फिट मॉडल है उसको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एन एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो ये जो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइमेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शन हमने पढ़ा था, उसमें जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है उसको आपने सारा एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ योर होमवर्क, और बाकी जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। सफिशेंट फॉर टुडे। इंशाल्लाह टुमारो विल डिस्कस सम MCQs फ्रॉम पास्ट पेपर्स। अल्लाह हाफिज़।